हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में कंटेंट और पेडागोजी को समझेंगे। कंटेंट में है गद्यांश, फिर है इसमें काव्यांश और फिर उसका पेडागोजी है हिंदी का। ओके, तो 91 से 99 तक है दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ओके, तो गद्यांश में है फ्रेंड कि अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर की तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को माना जाता है। लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा जो है हिस्सा बेरोजगार हो तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है और भारत के सभी इसके साथ यही हो रहा है। इसलिए हमें युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक मौके बनाने होंगे। डेमोग्राफिक या डिविडेंड की बदौलत ही 1990 और 2000 के दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार 10% के आसपास रही। अब चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास लंबे समय तक यह मौका जो है बना रहने वाला है। 2021 में भारत की करीब 64% आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में यह बढ़कर लगभग 65% हो जाएगी और भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वालों को नौजवान माने तो भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है और यह 2026 तक बढ़कर 30 और 2036 तक 35 साल हो जाएगी। वैसे भारत में भी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के बच्चों की औसत संख्या 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट के नीचे है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसमें जो असंतुलन है वह एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा और यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर और उसे सशक्त कर किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी भी देश की युवा आबादी से क्या तात्पर्य है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि जो युवा आबादी है वो ए है, इसमें बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है। बी है काम करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या है। सी है काम न करने योग्य व्यक्तियों की संख्या है। डी है बच्चों की संख्या। तो जो है किसी भी देश की युवा आबादी से जो तात्पर्य है वो है काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या है। ओके, जो व्यक्ति काम करने की योग्य जो संख्या है उसे आबादी जो बड़ा ही बेरोजगार, इसका मतलब है कि का फ़ायदा नहीं उठाया। भारत में के साथ यही है कि इसे युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक मौके बनाने होंगे। ओके, तो ये करेक्ट है फ्रेंड इसमें कि काम करने योग्य व्यक्तियों की क्या है संख्या है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो ए है इसमें आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है। बी है आर्थिक उन्नति की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी है आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है। एंड डी आर्थिक उन्नति की गति समान रहती है। तो किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो किसी भी देश में अगर युवा जनसंख्या जो है अधिक है तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो ये हो जाएगा कि आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है, इसलिए ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत अभी युवा देश है का अर्थ क्या है। तो भारत अभी युवा देश है का अर्थ जो है वो है भारत में नौजवानों की संख्या क्या है अधिक है। तो एक ए है भारत अभी नया देश है। बी है भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। सी है भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है। डी है भारत प्राचीन देश है। तो भारत अभी युवा देश है का अर्थ जो है भारत में नौजवानों की जनसंख्या अधिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी। तो 64% जो जनसंख्या है काम करने लायक थी। तो 64% 2021 में भारत में करीब 64% आबादी काम काज के लायक थी। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा 2021। नेक्स्ट देखेंगे। गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को करना होगा। क्या करना होगा। ए है जनसंख्या नियंत्रण। बी है रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। सी है व्यापार में वृद्धि। एंड डी है निर्यात में वृद्धि। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि इसमें कि रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है, से आशय क्या है? तो उससे आशय है कि वृद्धों की तुलना नौजवानों की संख्या अधिक है। ओके, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या क्या है? अधिक है, इसमें दिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से ए है जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है, बी है जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित किया जा सकता है, सी है जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई जा सकती है, डी है जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से जो होता है वो होता है इसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रीय में मूल शब्द व प्रत्यय है, क्या है? ए है क्षेत्र प्लस त्री, बी है क्षेत्रीय प्लस य, एंड सी है क्षेत्र प्लस ई, एंड डी है क्षेत्र प्लस ई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षेत्र प्लस ई है। ओके, समूह से भिन्न शब्द है, ए है चीन, बी है भारत, सी है दक्षिण कोरिया, एंड डी है भारतीय। तो समूह से जो भिन्न शब्द है वो है वह भारतीय। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निर्देश प्रश्न 100 से 105 तक दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश जो है फ्रेंड दिया है, यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोग मृत्यु के पहले ही मरना है, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं, ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वस्तु का आत्मघात करना है, देते तरु इसलिए कि रेशों में ना कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। ओके, तो काव्यांश में जो दिया है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? कविता का मुख्य स्वर है दान का महत्व। ओके, इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो दान का महत्व है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए दान देने वाला महान होता है, दान स्वतत्व का त्याग है, सी है दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, एंड डी है वृक्ष भी फलों का दान करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि इसमें दान का जो अर्थ है वो है दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने फल देकर, ए है दूसरों पर कृपा करते हैं, बी है दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, एंड सी है ऋतुओं का स्वागत करते हैं, एंड डी है इसमें लोगों को भोजन देते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, कविता के आधार पर जो पेड़ अपने फल देकर दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि कविता के अकॉर्डिंग वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ए है पेड़ों की डालियां बढ़ती जाती हैं, बी है फल सड़ने से बच जाता है, सी है फल बेचकर धन कमाया जाता है, एंड डी है पेड़ों की डाली को हानि नहीं होती है। तो पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों की डाली को क्या होती है? हानि नहीं होती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो ए है नए नए फल, बी है नए पुराने कपड़े, सी है सुंदर सुंदर फूल, एंड डी है धीरे धीरे हंसना। तो कौन सा समूह से भिन्न है? तो वो है नए पुराने कपड़े। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है? पादप है, विटप है, धूम्र। आगम जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? अब हम लोग हिंदी पैडागोजी को सॉल्व करते हैं। शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? ए है त्रिभाषा सूत्र है, बी है शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है, सी है विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति है, एंड डी है सभी शिक्षार्थी द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम है। तो शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? तो ये जो है वो है शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है? तो ए है अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया, बी है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है, सी है संदर्भ और संकेत के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया, एंड डी है उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है? वो है उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण
इकाई से या ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समूहों में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है विषयक और थीमेटिक उपागम, बी है शब्द जाल, सी है क्रम से रखने का कार्य, एंड डी है शब्द समूह उपागम। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड, विषयक थीमेटिक उपागम। आगे देखते हैं भाषा क्या है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, एंड भाषा संप्रेषण की व्यवस्था है। तो भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? ए है प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, बी है प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, सी है कक्षा 1 से 5 तक, एंड बी है कक्षा 1 से कक्षा 2। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? तो वो आएगा प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? ए है ध्वनि विज्ञान, बी है समग्र शब्द, सी है टॉप डाउन, एंड डी है वर्तनी के अर्थ उपागम। इसे जो कहा जाएगा इसे ध्वनि विज्ञान कहा जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिकाओं को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ए है कोड स्विचिंग, बी है कोड मिश्रण, सी है कोड अंतरण या कोड ट्रांसफर, एंड डी है कोड बदलना। तो कक्षा 4 का विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी में भी के वाक्य में भी बोलता है। तो इसे जो कहा जाएगा इसे कहा जाएगा कोड स्विचिंग। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? ए है उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, बी है सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना, सी है कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना, एंड डी है लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में होता है। तो सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? वो यह है कि उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? ए है बहुभाषिक शिक्षा, बी है कक्षा में फेल न करने की नीति, सी है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, एंड त्रिभाषा सूत्र। तो शिक्षा में भाषा नीति को जो जाना जाता है वो त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? ए है बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत वर्ष के अंत में लिखित परीक्षा, एंड डी है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा। तो संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? वह यह है इसमें कि बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुकबंदी और गीत क्या होता है? तुकबंदी और गीत क्या है? ए है भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है, बी है कंठस्थीकरण के लिए सामग्री है, सी है मूल सीखने के लिए सामग्री, एंड डी है शब्द भंडार के लिए सामग्री। तो तुकबंदी और गीत जो है वो है भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा एक की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? तो ए है आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, बी है मजे और हास्य के लिए, सी है लेखन कौशल के विकास के लिए, एंड डी है वर्णमाला के अक्षरों के लेखक की शुरुआत। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करना है? ए है एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी है भारत भाषा संगम, सी है बहुभाषिक शिक्षा, एंड डी है भाषा भारत। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करना है? तो वो है भाषा संगम। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। तो शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पूर्ण लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है स्वर्ण गतिविधि, बी है वाक्यों का श्रुतलेख, सी है अनुच्छेद श्रुतलेख, एंड डी है लेखन गतिविधि। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुतलेख के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? ए है सतत आकलन, बी है
ए पोर्टफोलियो आकलन, सी ए योगात्मक आकलन एंड डी ए अधिगम आकलन। तो शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड जो कहलाएगा वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।